क्लास 9th and 10th स्टूडेंट्स, आज साहित्य सागर किताब की कहानी के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। दूसरा पाठ का नाम है काकी, जिसके रचनाकार है श्री श्याम शरण गुप्त जी। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर 1885 ईस्वी को चीरगांव झांसी में हुआ। इन्होंने साहित्य में कविता, उपन्यास और निबंध की रचना। इनकी साहित्य रचनाओं में विसंगतियों पर क्षोभ, गांधीवादी, राष्ट्र प्रेम, विश्व शांति का स्वर विद्यमान। तो चले हम पाठ दूसरा काकी की। कहानी में यह है कि उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा। कोहराम मने होता है जोर जोर से रोना। जैसे मरने पर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो लोग घर के परिवार के सदस्य जोर जोर से रोते हैं, उसी तरह से श्यामू रो कि परिवार में सब लोग रो रहे थे। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक, जिसको काकी कहा करता था, एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी और घर के सारे सदस्य लोग, सब लोग उसे घेर कर बैठे हुए बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। जनरली हमारे समाज, भारतीय समाज में ऐसा होता है कि मरने के बाद लोग बैठ के रोते हैं क्योंकि वो आदमी जा रहा होता है या जो भी होता है। लोग जब उमा को शमशान ले जाने लगे दाह संस्कार के लिए, जब शमशान ले जाने लगे उठाकर, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वो उमा के ऊपर जा गिरा और कहा लोगों से, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहां लिए जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से किसी तरह से हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे जाने नहीं दिया। घर की एक दासी, एक नौकरानी किसी तरह से राम नाम जप जप करके उसे घर में संभाल करके रखी। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने, उस गांव के लोगों ने विश्वास दिलाया, क्योंकि वो रोता रहता था, कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, उसे फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए। लेकिन असत्य का जो पर्दा होता है, सत्य के सामने नहीं छिपता। असत्य के आवरण में सत्य ज्यादा दिन तक टिका नहीं रहता। आसपास गली चहले के मोहल्ले के अबोध बालकों से मुंह से प्रकट हो ही गया। उसने कह दिया कि क्या हुआ है तुम्हारी मां के साथ। यह बात से उससे छिपी नहीं रह सकी और उन लोगों ने कहा काकी कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते 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 धीरे धीरे समय गुजरता गया। कहते हैं समय गुजरता है तो बड़े बड़े घाव भी भर जाते हैं। उसी तरह उसके रुदन तो शांत होंगे, परंतु जो अंदर में मां के प्रति जो याद था, वो शोक था, वो शांत नहीं हुआ। वर्षा के जाने के 1-2 दिन बाद पृथ्वी के ऊपर पानी, यानी बरसात का मौसम आ जाता है। उदाहरण दिया है लेखक ने कि बरसात समाप्त हो जाता, फिर भी आर्द्रता बनी रहती है बहुत दिन तक। जैसे लगता है बरसात का मौसम अभी है, जबकि बरसात ऑलरेडी समाप्त हो चुका होता है। वैसे ही उसके अंतःचल में यह शोक बस गया था। कई दिन गुजर गए थे, कई समय गुजर गए थे, कई, है ना, लगता महीने भी गुजर गए होंगे, फिर भी उसके अंदर जो मां के प्रति भावना था वो समाप्त नहीं हुआ था। वो जो प्रेम की भावना, उसकी याद की, वो नहीं समाप्त हुआ। वो प्रायः अकेला बैठकर शून्य मन से आकाश की ओर देखा करता था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने क्या था, तुम्हारी माँ राम के यहाँ गई है, आकाश की ओर इशारा करके। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ते देखा। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय खिल उठा। पता नहीं मन में क्या विचार आया। विशेष सर अपने पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अपने पिता से कहा, जाकर मुझे एक पतंग मंगा दो। इधर पत्नी की मृत्यु के बाद उसके काका अर्थात उसके पिता विशेश्वर भी अनमनस्क ढंग से, यानी मन नहीं लगने वाला रहा करते, जैसे तैसे जिंदगी कट रहा था।
उन्होंने टालते हुए कहा अच्छा मंगा दूंगा और वहां से कहीं चले। लेकिन इधर श्यामू के मन में कुछ और थी। श्यामू पतंग के लिए बड़ा उत्कंठित था, लालायित था। वह अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। वह एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ देखा। वह जाकर के गया, इधर उधर देखा, एक स्टूल सरका कर रखा। स्टूल पर चढ़कर कोट के जेब में हाथ डाला, टटोला, उनमें से चवन्नी मिला। चवन्नी जब मिला, चवन्नी का आविष्कार जैसे हो गया हो कोट से, और तुरंत वहां से भागा। उसी मोहल्ले में, उसी आसपास में सुखिया दासी का लड़का जो उसी के उम्र का था, समवयस्क था, उसी के उम्र का, श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो, और देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए, किसी को पता नहीं चले, चुपचाप लाना है। पतंग आ गई। एक अंधेरी घर में उस पतंग में डोर बांधे जाने लगी। जब तक पतंग में डोर नहीं बांधे पतंग कैसे उड़ेगी? श्यामू ने धीरे से कहा भोला एक बात कहूं, किसी से तो नहीं कहेगा, क्योंकि उसके हम उम्र का था। भोला ने सिर हिलाकर बड़े मासूमियत ढंग से कहा नहीं नहीं नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा जानते हो यह पतंग क्यों मंगाया मैंने? यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता ना, नहीं तो काकी का नाम लिख देता। बड़े भोले मन से कहा। क्योंकि दोनों भले भोला और श्यामू हम उम्र था, लेकिन भोला श्यामू से थोड़ा समझदार था। उसने कहा बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनाई है, एक मुसीबत है, एक दिक्कत है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नहीं उतर सकती है। क्यों? काकी अगर पकड़कर उतरती है इस डोर को तो टूट जाने का डर है। पतंग में अगर मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा, काकी आराम से आ जाएगी। श्यामू गंभीर हो गया। उसके दिमाग में आया कि भानु ने जो बताया वो ₹1,00,000 की बात कहा, वो अच्छी बात बताया उसने, लेकिन कठिनाई थी कि वो मोटी रस्सी लाए कहां से, कौन देगा? पास में दाम नहीं। घर के आदमी जो थे उसकी काकी को बिना दया मां करके जला करके चले आए हैं, दाह संस्कार करके आ गए हैं, और वे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी देर तक, बड़ी रात तक नींद नहीं आई। सोचते रहा, उधर बेड में रहा, लाऊं तो लाऊं कहां पैसे। पहले दिन की तरकीब, दूसरे दिन फिर उसी तरह से विशेषज्ञ के कोट से ₹1 निकाला, ले जाकर भोला को दिया और कहा देख भोला, किसी को पता ना चले, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां लाना। एक रस्सी हो सकता है छोटी पड़ जाए। जवाहर भैया से कहकर मैं पतंग के ऊपर एक कागज पर काकी लिखाकर इस पर चिपका दूंगा। अगर पतंग पर काकी लिखा रहेगा तो पतंग काकी के पास ही जाएगी। उस अबोध बालक ने कहा। पतंग आया, रस्सी आई, डोर आए, बड़े बड़े मोटी रस्सियां आई। 2 घंटे के बाद बड़ी खुशी मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे काकी के पास भेजने के लिए। अचानक अकस्मात शिव कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूपे हुए गुस्से का रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां घुसे। भोला और श्यामू को धमका दिया और धमका कर बोले तुमने हमारे कोट से ₹1 निकाला है। भोला डर गया, सपका गया, और एक ही डांट में वह गवाह बन गया, मुखबिर बन गया। कहा श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला, उसने भेद खोल। विशेषज्ञ ने आम न देखा तब श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा चोरी सीख कर जेल जाएगा, और तुझे आज अच्छी तरह से समझाता हूं। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी। अब रस्सियों को देखकर कहा ये किसने मंगाया? पतंग तो पतंग, रस्सी। भोला ने कहा इन्होंने ही मंगवाई थी, और कहा
कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हत बुद्धि यानी सोचने समझने की शक्ति नहीं रही, चुपचाप रह गया। उन्होंने फटिंग पतंग उठाकर देखा जिस पर लिखा हुआ था काकी। यह था कहानी। अब इसके एक बार सारांश को मैं बताऊं। काकी सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई एक हृदय स्पर्शी कहानी जो बाल मनोविज्ञान और बच्चों की मासूमियत को उजागर करती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, अबोध बालक जो होते हैं जीवन और मरण के रहस्य से अनभिज्ञ होते हैं। उसमें से इस कहानी में श्यामू भी उसी तरह का था। श्यामू की माँ मर जाती है, वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। वो अर्थात वो भगवान को प्यारी हो जाती है, लेकिन वो समझता नहीं है इस चीज को। वो तो बच्चे खेल खेल में बताते हैं कि ऐसे साथ तुम्हारे के साथ हो गया, तुम्हारी माँ के साथ। उस बच्चे का रोना उसकी पीड़ा को दर्शाता है। वो बार माँ के जाने के बाद वो रोता ही रहता था और उसे उसकी पीड़ा को झलकता है। घर वाले यह कहकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं मामा घर गए, लेकिन वो वापस जल्दी आ जाएगी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। जब सच्चाई का पिता का चलता है और एक दिन पतंग को आकाश में उड़ते देखता है तो उसे लगता है कि कुछ करने वाला है और इसी उद्देश्य की लिए अपने पिताजी के पास जाकर पतंग की मांग करता है, लेकिन वो बाद में लाने के लिए कहकर चले जाते हैं। उसमें संयम नहीं है, धैर्य नहीं है। वही 1 रुपया चोरी करके पतंग की डोर मंगवाता, पतंग है ना, इसमें पतंग में डोर बंधवाता है जो उसका दोस्त भालू बांधता है। इसलिए उस पर नाम भी लिखवाता है, कागज भी चिपकाता है कि काकी उसको पकड़ के नीचे उतर जाए। कहने का अर्थ है यहाँ पर बाल मन की संवेदनशील का उदाहरण लेखक ने देने का प्रयास किया। उसके अनुसार, कवि के अनुसार भी जब वो पतंग को ऊपर काकी को लिखवा कर भेजा जाएगा, तो माँ उसे पढ़कर तुरंत आ जाएगी। लेकिन जब उसके पिता को पैसे की चोरी का पता चलता है तो गुस्से में पतंग को फाड़ देते हैं और उसके बाद जब सच्चाई का पता चल जाता है तो वे बड़े गर्वित हो जाते हैं, बड़े अफसोस हो जाते हैं। ये था कहानी। प्रश्न मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।